नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। सबसे पहले खबर चुनाव सुधार बिल की। चुनाव सुधार बिल पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी बिल पास कर दिया। हालांकि राज्यसभा में इस बिल को विपक्षी दलों ने बॉयकॉट किया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में यह बिल लेकिन पास हो गया है और दोनों ही सदनों में ध्वनि मत से यह बिल पास हुआ है। राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने इसे बॉयकॉट किया है। चुनाव सुधार बिल की खास बात आखिर क्या क्या है? तो चुनाव सुधार बिल की खासियत यह है कि इसमें वोटर आईडी को आधार से जोड़ा जाएगा। आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है, यानी आपके इच्छा के अनुसार है, अनिवार्य नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे और महिला सैनिकों के पति को भी सर्विस वोटर का दर्जा मिलेगा। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीटीवी से कहा है कि चुनाव सुधार बिल चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी है। उनसे बात की है हिमांशु शेखर मिश्र ने। मेरे साथ कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं। काफी हंगामे के बीच आपने बिल को पारित कराया। बहुत सारे सवाल उसमें सांसद अब भी उठा रहे हैं, विपक्ष के सांसद। सरकार का क्या रुख है इस पर? क्यों आपको लगता है ये बिल महत्वपूर्ण है? देखिए, इलेक्शन को साफ रखना, इलेक्शन प्रोसेस को चुरुस्त दुरुस्त करना, ये तो सबके लिए एक प्राथमिकता बनना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में चुनावी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चुनावी प्रक्रिया साफ हो, सही हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के साथ बातचीत करके कानून बनाना यह हमारा जिम्मेदारी है। तो अगर आपका इलेक्टोरल रोल ही साफ नहीं है कि एक एक आदमी का अगर 3-3, 4-4 जगह में नाम है, या आपका फर्जी लोगों का नाम इलेक्शन का लिस्ट में डाला है, तो उसको साफ करना कोई तो कदम तो उठाना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का कई सालों से इसका व्यवस्था का तैयारी कर रहे थे। और इतने साल बाद में जब हम इतना बड़ा इलेक्शन का एक रिफॉर्म्स बिल लेके आए हैं, सबको मिलकर इसमें साथ देना चाहिए था। वैसे तो अच्छी तरह से बिल तो पास हो गई, लेकिन जो इसको गलत तर्क दे करके जो हंगामा करने का कोशिश किया लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, वो थोड़ा ठीक। एक चिंता थी कि आधार को अगर आप लिंक करेंगे तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड को लिंक करना कोई कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है। और इससे इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें आधार का कार्ड अगर नहीं भी दे सकते हैं तो भी आपको डिलीशन करने का कोई संभावना नहीं है। जिसके पास नहीं है वो भी वोटिंग कर सकता है, इस कानून लागू होने के बाद भी। आप इस देश का नागरिक हैं, 18 साल पार हो गए हैं, तो आप वोटर हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार का ये जस्टिफिकेशन, यानी ये कहना कि ये बहुत जरूरी बिल है, अनिवार्य है, इससे चुनाव सुधार होंगे, ये झूठ है। हुआ है आज वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का, उस पर आपकी आपत्ति क्या है? सरकार का कहना है कि कई वोटरों के कई जगह जो है वोट है, किसी का बिहार में है तो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, वो सबको ठीक करने के लिए जरूरी है। आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, ये जो सरकार का जो जस्टिफिकेशन है ये बिल्कुल झूठ है। इसलिए कि हर साल वोटर लिस्ट में नाम का इंक्लूजन होता है और एक्सक्लूजन होता है। फॉर्म 7 और फॉर्म 20 होता है। और अगर किसी का नाम 2 जगह पर है तो पोलिंग के दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका चैलेंज कर सकती है और उसको रोक दे सकती है। तो ये कहना, और दूसरी बात यह है कि बोगसिंग रोकना है। बीजेपी के 300 एमपी जीत गए, तो क्या उन्होंने बोगसिंग से कामयाब हुए? इतने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या वहां पर वो बोगसिंग से जीते? और अगर बोगसिंग हुई तो सरकार को चाहिए था कि संसद में, पार्लियामेंट, लोकसभा में डेटा देते कि हाँ, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 14 में और 19 में इतना बड़ा बोगसिंग हुआ। कुछ बोगसिंग नहीं है। असल मुद्दा यह है कि आप आधार को एपिक कार्ड से जोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के लिहाज से आधार को आप सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप इस तरह का लेजिस्लेशन नहीं बना सकते। अगर वो डेटा लीक हो गया तो उसमें मेरा कास्ट, मेरा फोन नंबर, मेरा पैन कार्ड, मेरा बैंक अकाउंट, ये सब चीजें अगर डेटा एक इलेक्शन के वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस पॉलिटिकल पार्टी कैसा इसका दुरुपयोग या एक्सप्लॉयटेशन करेगी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। अभी हमने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी को सुना जो कह रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है अगर आधार को जोड़ा जाएगा वोटर आईडी कार्ड से। कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए ये जो बिल लाया गया है, जैसा सरकार कह रही है कि ये बहुत जरूरी है, क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा? ये इलेक्टोरल रोल को साफ करना तो बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन बहुत दिन से कोशा है और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए डुप्लीकेट वोटर्स को डिस्कवर करते हैं। एक तो डुप्लीकेट वोटर नेसेसरीली बोगस वोटर नहीं होता। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि आपने एक जगह नाम लिखवाया था, वहां से आप मूव करके कहीं और चले गए, पुरानी जगह से कटना रह गया तो दो जगह आपका नाम हो गया तो डुप्लीकेट हो गया। तो इससे कोई बोगस वोटिंग का नतीजा होगा वो ये नहीं है। होता क्या था कि कुछ लोग जो एक जिले से बाहर किसी स्टेट में या इवन दूसरी स्टेट में रहते हैं तो जब तक कॉमन डेटा पे वो हम डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ऐसे आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो जब ये आधार शुरू ही हुआ था 2010-11 में, हमारी ये नंदन नीलेकनी साहब से मीटिंग हुई थी, वो इलेक्शन कमीशन में आए थे। उस वक्त हमारे पास 55 करोड़ डेटाबेस था, उन्होंने शुरू ही किया था। उस जमाने में हमने बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट्स जमा करने की एक्सरसाइज भी शुरू की थी ताकि डुप्लीकेट वोटर्स जो है एक्सक्लूड हो सके। तो और ये हमने गोवा में की। चाहेंगे कि अभी ये जो इसमें सुधार किए गए हैं उससे क्या ये डुप्लीकेट वोटर्स, बोगस वोटिंग या एक व्यक्ति दो जगह वोट डाल रहा है, ये रुक सकेगा? क्या आप मानते हैं कि ये बहुत एफिशिएंट सुधार है? ये जो बिल आया है इसमें जो चीजें हैं मुख्य तौर पर, उससे क्या ये चीज रुकेगी कि बोगस वोटिंग ना हो? इससे क्योंकि अगर हम आईडी को जो वोटर आईडी को जोड़ रहे हैं हम आधार से, वो भी जैसा किरण रिजिजू साहब ने कहा कि अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक है, आपकी मर्जी पर है। तो किस तरह से ये रोक सकेगा? जी, इसमें दो बातें कि एक तो ये हम तो आधार को सिर्फ डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बतौर यूज करने का मंशा था कि हर किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं ताकि हम उससे रन करें तो जो डुप्लीकेट हैं वो उभर के आ जाए और उनको हम निकाल दें। एक तो ये मकसद था, लेकिन उसके बाद हम उन जो डुप्लीकेशन को डिलीट करते हैं, जो सबके जो प्योरिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल जिसमें हर पार्टी को इंटरेस्ट होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को उसके लिए है। लेकिन इसका जो दुरुपयोग उन्होंने जो कहा ऑप्शनल है ना, मुझे उसमें बड़ा कैच लगता है। ऑप्शनल का मतलब है, देखिए 90 करोड़ वोटर हैं, 90 करोड़। अब मैं आपके पास आऊं कि जी आपके वोट को आधार से मैं जोड़ दूं, आप किस वजह से कहेंगे हाँ जी जरूर जोड़ दो, जरूर जोड़ दो। व्हाट इज योर इंटरेस्ट कि इसको जोड़ दो? कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, भाई ठीक चल रहा है। तो 90 करोड़ से ज्यादा के किस तरह उनकी कंसेंट ली जाएगी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं तो बहुत ही मुश्किल चीज है। और ये कैसे करेंगे इस वजह से, और सेकेंडली इतनी अगर अच्छी चीज है तो पार्लियामेंट में डिस्कस क्यों नहीं कर लिया? बिल्कुल। एक आखिरी टिप्पणी जो ऑपोजिशन का इस पे जो ऑपोजिशन की आपत्ति है, और ये कहना भी है कि ये आधार को अगर हम आईडी से जोड़ते हैं तो जो डेटा है उसका भी दुरुपयोग हो सकता है, या जो ऑपोजिशन की जो दूसरी आपत्तियां हैं उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने अभी किसी और चैनल पे सीईओ ऑफ आधार से सुना था कि आधार का जो डेटा है वो साइलोज में होता है। अब इनकम टैक्स रिलेटेड एक वो है कॉलम है, जीएसटी रिकॉर्ड है और इलेक्टोरल रोल विल बिकम वन, तो ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, लिंकअप नहीं होंगे। ये उन्होंने क्लैरिफाई किया था और ये क्लैरिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट है। और जो जो लोगों के डाउट है उनको क्लैरिफाई करना सरकार का फर्ज बनता है। इसलिए जबरदस्ती और जल्दबाजी में तो किसान वाले बिल भी किए थे और उसके कितने पछतावा हुआ। तो ये क्यों करते हैं कि उन्हें
अगर अच्छी चीज है तो डिस्कस करो, सब इसको सपोर्ट करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि इसको डिस्कस करना चाहिए था और विपक्ष की भी यही आपत्ति है और विपक्ष सवाल उठा रहा है इस पर भी कि इसका जो समय है, जो इसकी टाइमिंग है, उसके ऊपर भी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुरैशी साहब हमसे बात करने के लिए। और कल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने बीजेपी सांसदों को ये कहा कि उनके बुरे दिन जल्द आएंगे। आज हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने उनकी सरकार से नाराजगी और उनके बयान, जो कल उन्होंने बयान दिया और वो क्यों इतना नाराज हैं सरकार से, इस पर उनसे बात की है। सुनिए। हमारे साथ है सपा के सांसद जया बच्चन। आप बहुत नाराज हैं सरकार से, बहुत भावुक भी हो गए। देखिए, जिस तरह से सरकार अपना कार्य कर रही, सबसे ज्यादा नाराज हूं कि मेरे कोलीग्स यहां बैठे हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि मैं मिठाई देती हूं, बिस्किट देती हूं। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर देम। आई रियली एम एंग्री। दिस इज नॉट जस्टिस। और इस सरकार से जस्टिस एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेकार है। जैसे इन्होंने फार्मर्स से, किसानों से माफी मांगी, एक दिन इन सारे एमपी से माफी मांगनी होगी। आपने सरकार को श्राप भी दिया कल सोमवार को। नाराज थी, दे दिया। होना तो चाहिए। इनके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। क्या कहेंगे, सरकार से जो भी नाराज होता है हर जगह छापे मारने शुरू कर देते हैं, ईडी सीडीआई बुलाने शुरू कर देते हैं। देखिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आपको पता है। आप लोग भी तो बोलिए ना। जब तक मीडिया आवाज नहीं, मीडिया को धक्का दे रहे हैं। जया जी क्या कहेंगे, क्या बीजेपी के लोग कोई दागदार नहीं है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े होते, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई कोई नहीं जाता है? गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उल्टी गंगा में नहा के आए हैं। सारे के सारे उल्टी गंगा में नहा के आए हैं। वहां तो उल्टी गंगा बह रही ना, वहां सब नहा के आए, डुबकी मार के आए हैं। सब उनके पाप धुल गए, गंगा मैली हो गई। जब पाप उनके धुले, वो गंगा में ही गए ना, और तो कहीं गया नहीं। अजय मिश्र को लेकर क्या कहेंगे? उनके इस्तीफे को बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका बचाव कर रही है, न कोई पकड़ रहा है, उनका पता भी नहीं है, लापता हो गए। अभी मैं क्या कर सकती हूँ भैया, मैं तो सरकार में हूँ नहीं, मैं बोल सकती हूँ। ये थी जया बच्चन, जिनका ये कहना है कि सबको अपनी आवाज उठानी चाहिए। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। बावजूद इसके सरकार टेनी के बचाव में खड़ी नजर आती है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने गांधी की प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया है। इस मिशन के अंतर्गत जो किसान जिनके पास जोत है, उनके खाते संसद के अंदर जा रहा है। अभी तक 5 करोड़ किसानों का खाता डिजिटलाइज किया गया है। हमारी कोशिश है कि या संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष की मांग है, लखीमपुर खीरी मामले में अपने आरोपी बेटे को बचाने का इल्जाम झेल रहे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी या तो इस्तीफा दें या फिर प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करें। गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक सांसदों ने पैदल मार्च किया। राहुल गांधी ने टेनी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में भी टेनी के इस्तीफे को लेकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ी, पर विपक्ष अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। टेनी को बर्खास्त करो, और जिस तरह से किसानों की निर्मम हत्या की गई, पूरा देश उनसे इस्तीफा मांग रहा है और मोदी जी हठधर्मी पे हैं। टेनी को इस्तीफा देना होगा। उनका खास चहेता, जब उनके इशारे पे किसानों को जिसने लतड़ा है, जिनके बच्चों को उन्होंने, पत्रकार हों चाहे
उनके एक ऑर्डर पे उसने उनका काम किया है, तो इतनी जल्दी उसे कैसे निकालेंगे? निकालेंगे जरूर। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष को एहसास है कि यूपी चुनाव में लखीमपुर खीरी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर टेनी इस्तीफा नहीं देंगे तो विपक्ष सरकार को घेरेगी। अगर टेनी इस्तीफा देते हैं तो विपक्ष इसे सरकार पर दबाव की तरह पेश करेगा। लेकिन राजनीति की इस खींचतान में इंसाफ का सवाल कहीं खो न जाए। नई दिल्ली में नीता शर्मा और हिमांशु शेखर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ये खबर आ रही है कि डेरेक ओब्रायन बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं। उन्होंने रूल बुक रिपोर्टर्स डेस्क पर फेंकी थी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, इसके बारे में क्या आपके पास और विस्तार है? में आप क्या और बता सकते हैं? डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पर जब चर्चा हो रही थी उसके प्रावधानों पर और जिस तरीके से ये बिल राज्यसभा में लाया गया उसको लेकर विपक्षी सांसदों ने काफी हंगामा किया था। और उसके बाद जब उन्होंने वॉकआउट किया, जब सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और उसके बाद सभी विपक्षी दलों के सांसद जो हैं वो एक एक करके बाहर जाने लगे, उसी दौरान डेरेक ओब्रायन पर आरोप है कि उनके हाथ में जो रूल बुक था जिसका वो बार बार जिसको रिफर कर रहे थे कि नियमों के तहत इस बिल को नहीं लाया गया है राज्यसभा में, नाराज होकर उन्होंने वो रूल बुक जो है वो रिपोर्टर्स टेबल की तरफ फेंका, जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है उनके कुर्सी के ठीक सामने जाकर गिरा। और इसको लेकर पहले ही पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव, दो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने उसी वक्त राज्यसभा में इस पर बहुत कड़ा ऐतराज जताया था। और अब सदन की कार्रवाई खत्म होने के कुछ ही मिनट पहले जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने एक मोशन मूव किया राज्यसभा में जिसमें ये कहा गया कि उनका जो कंडक्ट है वो असंसदीय है और उन्हें संसद के जो बाकी बची अवधि यानी 2 दिन और संसद चलना है 23 और 24 तारीख 22 और 23 तारीख, उसके लिए उन्हें निलंबित किया जाए। जिसके बाद चेयर ने सदन का जो सेंटिमेंट था, जो फैसला था, उसे सुनाते हुए कहा कि डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्हें संसद की बाकी जो शीत सत्र की अवधि है उससे निलंबित किया जाता है। और बहुत साफ है कि अब तक जो 12 निलंबित सांसद थे, अब कुल राज्यसभा से 13 सांसद निलंबित हो चुके हैं शीत सत्र के दौरान। और डेरेक ओब्रायन ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी दी है अपनी ट्विटर पे? देखिए, डेरेक ओब्रायन निश्चित तौर पर उनकी अपनी एक दलील है, क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही 2 बजे ये चर्चा शुरू हुई थी, सबसे पहले डेरेक ओब्रायन ही रूल बुक लेकर खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि कल ही 3 बजे के आसपास इस बिल को लोकसभा में पारित किया गया है। 24 घंटे से पहले बिल को यहाँ लाना गलत होगा, संसद के नियमों के खिलाफ होगा। और वो लगातार अपने स्टैंड पर कायम रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल को सरकार राज्यसभा में लेकर आई वो नियमों के तहत नहीं था, नियमों के खिलाफ था। और ये नाराजगी उन्होंने अंदर भी व्यक्त की है, बाहर भी लगातार वो बयान दे रहे हैं और अपने स्टैंड पर कायम है। हाँ, और अभी भी वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं, हम आपको उनका ट्वीट दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन पर कि डेरेक ओब्रायन ने इसके बाद क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, द लास्ट टाइम आई गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम राज्यसभा वॉज व्हेन गवर्नमेंट वॉज बुलडोजिंग फार्म लॉज। उन्होंने कहा है कि कृषि सुधार कानून के दौरान उन्होंने आपत्ति जताई थी और उस समय उनको सस्पेंड किया गया था। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, टुडे सस्पेंडेड व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बीजेपी मेकिंग अ मॉकरी ऑफ पार्लियामेंट एंड बुलडोजिंग इलेक्शन लॉज बिल 2021। यानी कि वो फार्म लॉज और ये इलेक्शन रिफॉर्म लॉज बिल जो है उसकी तुलना कर रहे हैं कि कैसे उस समय भी सरकार ने बिना डिस्कशन के ये पारित करवा दिया था और उस पर भी उन्होंने विरोध जताया था। अब ये इलेक्शंस के सुधार का जो बिल है उसको भी सरकार ने बिना चर्चा के पारित करवाया है और एक बार फिर वो निलंबित किए गए हैं इसका विरोध करने के लिए। तो देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद चुनाव का मौसम आते ही क्यों थमाए जाते हैं रेलवे की नौकरियों का झुंझुना। ब्रेक के बाद
रेलवे ने 3 साल पहले करीब 1.5 लाख नौकरियों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद अब तक किसी भी परीक्षा का परिणाम तक नहीं आया है। रेलवे के चुनावी भर्तियों पर देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। इसमें जरा भी कोई दखल अंदाज ना दे सके, ऐसा एक पारदर्शिता के साथ बनाया हुआ पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम, कंप्यूटर से पूरा सिस्टम चलेगा, पूरी टेस्टिंग होगी और उससे चुने हुए 90,000 लोग देश भर से रेलवे में नई नौकरी में लगेंगे। लोकसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान आया। फिर पिछले साल बंगाल चुनाव के वक्त रेल मंत्रालय ने कहा कि 2021 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव ही है ऑलरेडी। ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है इसमें? 21-22 अब जी सर, 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। फिर अब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा 15 जनवरी 2021 को रेलवे चयन मंडल यानी आरआरबी के एनटीपीसी के लेवल 1 का परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया गया है। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुए 1000 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से दिल्ली आकर रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे दुर्गेश दुबे जैसे छात्रों की निराशा बढ़ रही है। नौकरी पाने की उम्र और संसाधन दोनों कम हो रहे हैं। एनटीपीसी परीक्षा के लिए उनके जैसे करीब 1 करोड़ 26 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। मैंने 8 मार्च को अपना एग्जाम दिया। एग्जाम जब हो गया उसके बाद में आंसर की आफ्टर 2 मंथ के बाद दिया गया। लगभग काफ़ी वेट करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी वेट भी किया। उसके बाद अंततः अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, 2024 का टारगेट कर रही है कि और कुछ कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एज लड़कों की बढ़ती जा रही है, घर से इतना प्रेशर है लड़कों को, हम ही नहीं है तो हम मान लीजिए वहाँ से आकर के दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? आंसर की वही देख रहे हैं, आंसर की बात बैठे हुए हैं। कम से कम गवर्नमेंट को एक निश्चित डेट तो कर देना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की माने तो इस वक्त रेलवे में करीब 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। मार्च के महीने में 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही भर्तियां रोके रखी तो रेलवे के कामकाज पर भी इसका असर पड़ने की संभावना है। खाली रेल में ही नहीं, राज्यों में भी ये हम लोगों ने महसूस किया है कि जब भी चुनाव की आहट होती है तो एकदम से वैकेंसी का पिटारा खोल दिया जाता है और चुनाव खत्म, पिटारा बंद। तो ये हमारे रेलवे के साथ भी ऐसा नहीं है कि वो कोई उससे अलग हो। पीछे जब चुनाव होने वाले थे, खासतौर पर बंगाल के और दूसरे, तो ये कहा गया कि हम भर्ती करेंगे, उसके बाद में भर्ती बंद। लेकिन ये बात भी सही है कि रेलों के सामने जो है वो वित्तीय संकट है। हालांकि रेलवे का कहना है कि 4 साल बाद आई 1.5 लाख नौकरियों के लिए 2 करोड़ 40 लाख आवेदन आए हैं। 208 शहरों में 8 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में कोविड के चलते देरी हुई है। आरआरबी की लेट लतीफी के चलते अब लोग इसे रेलवे की चुनावी नौकरी कहकर तंज कसने लगे हैं। लेकिन रेलवे को सोचना चाहिए कि जब लोग इस कोविड काल में आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहे हैं, तब दुर्गेश जैसे गरीब छात्रों को एक अदद नौकरी पाने के लिए कितना मुश्किलों भरा सफर तय करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में एक ब्रेक के बाद ओमिक्रॉन से उबरने वाले किसी मरीज का पहला इंटरव्यू। साहिल, सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं आपकी जुबानी, आपने किस ओमिक्रॉन से ठीक हुए एक मरीज का कहना है कि उनको कोई लक्षण नहीं था, उन्होंने कोई दवा भी नहीं ली। वैसे ये ओमिक्रॉन से ठीक हुए मरीज, किसी भी मरीज का पहला इंटरव्यू है और वो बता रहे हैं कि उनका पूरा तजुर्बा कैसा रहा है। परिमल कुमार ने उनसे बात की है। अब तक ओमिक्रॉन से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। करीब 200 तादाद है जो इंडिया में अब तक रिपोर्ट हुई है। और साहिल ठाकुर
उन मरीजों में से पहले मरीज में से एक हैं जो ठीक होकर अस्पताल से घर वापस आए हैं। शाहिल, सबसे पहले हम ये समझना चाह रहे हैं आपकी जुबानी दर्शकों को आप बता पाएं, आप में किस तरह के सिम्टम थे या किस तरह की तकलीफ थी जब ओमिक्रॉन का डिटेक्शन? सर एक्चुअली मैं दुबई से फ्लाई बैक कर रहा था इंडिया के लिए, तो ऑन द 4th आई टेस्टेड नेगेटिव। 4th को मैंने दुबई से रिजल्ट कराया था, RT-PCR जो मैंडेटरी होता है, बट मंडे को आई केम यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहां पे मैं पॉजिटिव टेस्ट हो गया। मुझे फ्रॉम द डेट की जब मैं टेस्ट पॉजिटिव हुआ था टू टिल दिस डेट मुझे एक भी सिम्टम नहीं आया, ना मुझे सोर थ्रोट था, ना मुझे फीवर था, कुछ भी नहीं था। मतलब अगर मेरा टेस्ट ना होता तो शायद मुझे भी पता नहीं लगता कि मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो भी कोविड पॉजिटिव था। तो अभी तक तो मैं मतलब नेगेटिव भी हो चुका हूँ, 2 बार टेस्ट भी हो गए, तो कोई सिम्टम नहीं आया, मेरी तबीयत भी एक बार खराब नहीं हुई। आइसोलेशन में रह के आया, क्वारंटीन में हॉस्पिटल में रह के आया, वहां पर भी कम से कम 40-45 पेशेंट थे, जिसमें से शायद 30-35 को कोई सिम्टम्स नहीं थे। सब ऐसे ही बैठे थे कि हमें क्यों रोक के रखा है, सिम्टम्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप रोक के क्यों बैठे हो हम लोग को। तो वही सब चीजें थी, बट मतलब बेसिकली कोई सिम्टम्स नहीं आए मुझे, बहुत ही माइल्ड था, मुझे पता भी नहीं लगा कि मुझे कोविड है। सर मतलब पहले तो बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास सिर्फ 2-3 ही लैब्स हैं जो ये देखती हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है, तो पहले तो मुझे रेगुलर कोविड ही बोला था। 2-3 दिन बाद वो कॉन्फर्मेशन आया कि ओमिक्रॉन है, तो अब आप LNG मैं 2-3 दिन होम आइसोलेशन में रहा हूँ। उसके बाद मुझे वो 2-3 दिन बाद नीचे एम्बुलेंस भेजे मेरे घर, और यहाँ से मैं LNGP ट्रांसफर किया गया हूँ। तो फिर वहां पर गए, एक्सपीरियंस थोड़ा स्ट्रेसफुल ही था, मतलब एकदम से ऐसे नीचे PCR आ गई 3-4, बट गवर्नमेंट ने अच्छा एक कंट्रोल करने के लिए मैं कहूंगा शायद प्लानिंग बिठाई है या जो भी बिठाई है। बट वो जैसे अभी भी आप नीचे देखेंगे, मेरे घर के नीचे 4 गार्ड्स खड़े हैं अभी भी। ये 4 गार्ड्स दिन में और 4 गार्ड्स रात में अलग खड़े रहते हैं टू इंश्योर कि मैं हाउस अरेस्ट पे रहूं, मेरी फैमिली हाउस अरेस्ट पे रहे। कोविड है तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू बी केयरफुल, ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम वो करके घूमेंगे, बट हाँ मैं ये मानूंगा जैसे इससे पहले वो डेल्टा वेरिएंट और वो सब आए थे, वो तो बहुत डेंजरस थे, हमने खुद देखा इंडिया में भी। ओमिक्रॉन मेरे को उसके हाफ भी नहीं, मुझे उसका 1/10 भी नहीं लग रहा है, मैं सच बताऊं तो, बिकॉज मैंने अपने अलावा, आप मानेंगे नहीं, मैं एक्चुअली उन 2 दिन यहाँ पे रहा हूँ, घर में रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं था मुझे कोविड है, मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि मुझे कोविड है। तो आसपास मैं अपने 1-2 दोस्तों से भी मिला, मेरी फैमिली से भी मिला, मेरी सिस्टर से भी मिला, किसी को भी कोविड नहीं हुआ, मैंने ट्रांसमिट भी नहीं किया किसी को, सबने अपना टेस्ट कराया, सब नेगेटिव आए हैं। मेरे घर वाले भी इवन हाउस अरेस्ट पे हैं, बट वो नेगेटिव है, वो शुरू से एक भी बार पॉजिटिव नहीं हो। लेकिन जो सरकार जो अप्रोच अपना रही वो भी बेहतर अप्रोच है, उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। जी, मतलब बिल्कुल करना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि मैंने खुद किया, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, थोड़ा मुश्किल भी था, बट गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है कि हम कैसे इस वेरिएंट को स्प्रेड ना होने दें और ज्यादा, और उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। बिकॉज अगर वो सोच रहे हैं, अभी उन्होंने इतना एफर्ट मेरे ऊपर, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 4 लोग नीचे लगाए हैं, तो वो भी कुछ लेते ही होंगे, तो उस चीज को कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठेंगे, आपके लाइफ को ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इतना मुझे पता है 110%। अपने अनुभव को जी, लाइफ थ्रेटनिंग तो ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। जी, नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और अन्य महिलाओं के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम जारी की। यूपी में 4.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इस चुनाव में ये वोट हासिल करने की भी जंग है। प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% सीटें महिलाओं को देने का पहले ही ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि महिलाओं को मुद्दा बनाने की वजह से ही प्रधानमंत्री ये सब कर रहे हैं।